जय हिंद दोस्तों। आजकल कनाडा में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है भारतीय डायस्पोरा की तरफ। कनाडा की प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भी एलिगेशन लगाया गया कि इंडिया की रॉ ने जो है वो वहाँ पे खालिस्तानियों की जो सो कॉल्ड कैनेडियन नागरिक थे उनकी हत्याएं करी। तो इस सब चीज़ों के पीछे ये कारण क्या है? तो इन चीज़ों को समझने से पहले हम पहले खालिस्तान मूवमेंट को समझते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट था क्या। खालिस्तान मूवमेंट जो है ये बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया एक क्षेत्रीय दल अकाली दल के द्वारा। अकालीज जो हैं उनकी डिमांड थी अंग्रेज़ों के समय से कि पंजाब नाम से प्रोविंस उनको दिया जाए, लेकिन खैर उस चीज़ को डिनाई किया जाता रहा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के रूप में जो है पंजाब का एमलगमेशन हो गया, बहुत सी प्रिंसली स्टेट्स का एमलगमेशन हो गया, और ये भारत की आज़ादी इंडिया पाकिस्तान के विघटन के बाद भी ये चलता रहा। खैर एनीवेज, जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ उसके बाद पंजाब प्रोविंस को 1 नवंबर 1966 में गठित किया गया हरियाणा से अलग करके, और उस समय इसकी जो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ की है उसको जॉइंट कैपिटल बनाया गया हरियाणा और पंजाब का। खैर कोई बात नहीं, अकालीज ने, अकाली दल के लोगों ने इसको दिखाया, ऐसे प्रोजेक्ट किया कि ये सिखों की बहुत बड़ी जीत है, और खुद को वहाँ पे एक पंथिक पार्टी, पंथिक यानी एक पंथ विशेष की पार्टी के रूप में उभारना चालू किया। तत्कालीन समय में इस प्रकार का होल्ड अकाली दल का जब बनना शुरू हुआ और पंजाब हाथ से जाता दिखने लगा, तब क्षेत्रीय पार्टी के उद्भव को रोकने के लिए जो हमारी सरकार थी उसने एक कार्यक्रम किया। वो कार्यक्रम क्या किया कि तो वो कार्यक्रम था कि इस समय जो है जर्नैल सिंह भिंडरावाला, जो कि खालिस्तान मूवमेंट का जनक कहा जाता है, उसको उन्होंने ताकतवर बनाना शुरू किया। उसको ये असाइनमेंट दिया गया कि आप हिंदुओं को जो है बुरी तरह से प्रताड़ित करिए, और प्रताड़ित करने के बाद जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो हम एक हिंदू रक्षक पार्टी के रूप में उभर के आएंगे। इससे क्षेत्रीय अकाली दल की स्थिति पंजाब में कम होगी और हिंदू और सिख वोटरों को अलग किया जा सकेगा। हालांकि चीज़ें हाथ से निकलती चली गई, और फिर बाद में 1990 के दशक तक पुलिस प्रशासन और मिलिट्री के इन्वॉल्वमेंट के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, चीज़ें हुई, बहुत से पकड़ धकड़ हुई, बहुत से एलिमिनेट किए गए। उस कारण से हमारे पंजाब में तो शांति आ गई, लेकिन पंजाब में शांति आने के बाद कुछ फॉल्ट लाइंस क्या होती हैं? फॉल्ट लाइंस उन्हें कहते हैं कि जो हमारे छिटक जाते हैं, छोटे कम महत्व के एसेट्स जिनको हम उस समय ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट जब क्रिएट किया गया तो उस समय ध्यान मेजर प्लेयर्स पे था। तो उन्होंने हिंदुस्तान से बाहर निकल के शरण लेना शुरू किया, और इसको हमारी जो एडवर्सरीज कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान था। पाकिस्तान को हम लोग आज की तारीख में ब्लेम करते हैं, आईएसआई इसका फ़ायदा उठाती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके बावजूद तो पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाती ज़रूर है, लेकिन आपको जान करके हैरत होगी कि पाकिस्तान इसका मेजर प्लेयर अकेला नहीं है। इसमें उसको शरण मिलती है अमेरिका से। अमेरिका एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है खालिस्तान मूवमेंट को इंडिया के अगेंस्ट में नर्चर करने के लिए। आपको याद होगा कि अभी जब हिंदुस्तान ने S-400, जिसको कि ट्राइम्फ 400 के नाम से भी जाना जाता है, रूस से लेने के लिए जब इंडियन गवर्नमेंट एकदम एडमेंट हो गई, क्योंकि पैट्रियट सिस्टम जो उनके पास सेकंड ऑप्शन था अमेरिका का, वो काफ़ी हल्का पड़ रहा था क्वालिटी में और चीज़ों में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रशियन S-400 को लेना बेहतर समझा। तो ये S-400 लेने का जो कार्यक्रम था ये 2018-19 के दरमियान था। तो उस समय 2020 का रेफरेंडम गुरुपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा ये बाहर निकाला गया, जो कि खोल में कहीं दबा बैठा था कि साहब 2020 में रेफरेंडम होगा और रेफरेंडम के बाद खालिस्तान मूवमेंट को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। और इसमें एक सपोर्टिव चचेरा भाई अमेरिका का उभर के आया, वो था ब्रिटेन यानी लंदन।
लंदन में भी इस प्रकार की बहुत सी एजेंसीज़ हैं, बहुत से न्यूज़ चैनल्स हैं जो इन लोगों को नर्चर करते हैं। ठीक है, अब फिर बात आई कि साहब जब ये नर्चरिंग करी जा रही थी और अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ एक तीसरा कंट्री आया उभर के यूरोप का, जो था जर्मनी। जर्मनी में भी आप सबको जान करके हैरत होगी कि जर्मन कंपनियों की तो हम बात करते हैं कि जर्मन कार्स बहुत बढ़िया होती हैं, जर्मन टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन जर्मनी की जो आम जनता है वो नहायत ही बेवकूफ़ टाइप की जनता है। क्षमा चाहूँगा, लेकिन इस प्रकार की जनता है जो पीने खाने में ही मज़ा लेती है। और जर्मन कंपनीज़ में इंडिया से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इंजीनियर्स की, टेक्नीशियंस की जा कर के वहाँ पे काम करती है। नाम जर्मन कंपनीज़ का होता है, लेकिन वहाँ काम करने वाले लोग भारतीय होते हैं। और आज की तारीख में भारतीय मूल के इतने लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जो कि जर्मनी की आम जनता और जर्मनी की सरकार को ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे देश की नौकरियां लेके जा रहे हैं। अरे साहब, हम वहाँ खुद तो आए नहीं थे, आपकी नौकरियों की हमें आवश्यकता तो थी नहीं, आपकी कंपनियों ने हमें बुलाया, आपके लोग अगर इतने काबिल होते तो हमें वहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं थी। खैर कोई बात नहीं। तो इन यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ का बैकअप होने के बाद जब 2005 से 2010 के बीच में पाकिस्तान ने हमारी इन फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करना आईएसआई के द्वारा शुरू किया, तो आईएसआई ने इसकी जिम्मेदारी दी शाहिद महमूद चौधरी को, लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद महमूद चौधरी को, जो कि पंजाब से थे। पाकिस्तान आर्मी में इनका सर्विस नंबर है PA35043 और इनका 13 अक्टूबर 1995 में रिक्रूटमेंट हुआ था 25 बलोच रेजिमेंट में। अब 10 अगस्त 2012 को इनको प्रमोट करके विशेष दायित्व प्रदान किया गया। वो दायित्व क्या था कि खालिस्तान मूवमेंट को इंडिया के अगेंस्ट फिर से रिजुविनेट करने का, रिवाइव करने का। और इन्होंने पद पे आते ही, ये दारोमदार मिलते ही 3 बड़े काम किए। वो 3 बड़े काम क्या थे? एक तो इन्होंने बब्बर खालसा इंटरनेशनल को रिवाइव किया, दूसरा इन्होंने खालिस्तान कमांडो फोर्स को रिवाइव किया, और तीसरा इंटरनेशनल सिख यूथ फोरम को इन्होंने इनिशिएट किया। इन तीनों का जो इन्होंने दायित्व दिया वो हरमीत सिंह को दिया, जिसको पाकिस्तानी आईएसआई पीएचडी कोड नेम से भी जानती है। तो ये जो पीएचडी हरमीत सिंह हैं, इन्होंने फिर क्या किया कि इन्होंने आईएसआई के कहने पे अपने कैनेडियन, अमेरिकन और जर्मन एसेट्स के साथ मिलकर के इंडिया के अगेंस्ट एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को प्रमोट करना शुरू किया। और उसमें जो फेलिसिटेशन था वो चाइना की सस्ती टेक्नोलॉजीज़ का था। चाइना क्या करता है कि सस्ती टेक्नोलॉजीज़ को इनिशिएट करता है। आईएसआई ने इसको प्रमोट करने के साथ साथ 2 और काम किए कि आईएसआई ने एक पॉलिटिकल पार्टी पीएनपी यानी पाकिस्तान नज़रियता पार्टी का भी गठन किया पाकिस्तान में, जिसका हेड शाहिद अहमद सियालवी था, और उसको असाइन किया गया पाकिस्तान के सिखों को यूनाइट करने का ये काम दिया गया। उसके बाद दूसरा उन्होंने, आप लोग लश्कर तैयबा के नाम से सब जानकार हैं, उसके हेड हाफिज़ सईद को ये ज़िम्मा दिया कि साहब लश्कर खालसा के नाम से एक फ़ोर्स तैयार की जाए, और लश्कर खालसा का हेड बनाया गया अमर खालिस्तानी को। ये भी एक आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का मेजर है। और उन्होंने वहाँ से एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार और सिख अनरेस्ट के टाइम के वीडियोस को कट शॉट करके, उनकी क्लिपिंग्स को लेकर के एक इमोशनल कैंपेन चलाने लगा। भारतीय सिख डायस्पोरा जो बाहर था, जो देश प्रेमी था, उसको भ्रमित करने के लिए। और उनको ये बताया जाने लगा कि इस समय जो गवर्नमेंट है भारत में वो एक फासिस्ट गवर्नमेंट है, और हिंदू राष्ट्र की उनकी कॉन्सेप्ट जो है उसमें सिख सेपरेशन। तो वहाँ पे उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट डाल दिया? कॉन्सेप्ट ये डाल दिया कि हिंदू राष्ट्र वर्सेस सिख सेपरेशन को यहाँ पे शुरू किया जाए। और इसी का एक प्यादा था अमृतपाल सिंह, जिसको अभी आप लोगों ने देखा कि अरेस्ट किया गया है और इस समय वो असम की जेल में है। इन्होंने दूसरा काम ये भी किया कि जालंधर के हरसिंहपुर से हरदीप सिंह निज्जर को हैंडपिक किया और वहाँ से ये लोग इसको दुबई ले गए, दुबई से पाकिस्तान ले गए। पाकिस्तान में इसकी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद इसको जगतार सिंह तारा से मिलवाया गया, और जगतार सिंह तारा से मिलवाने के बाद फिर इसको वापस हिंदुस्तान में वाया दुबई भेजा गया, और स्वामी नारायण टेम्पल ब्लास्ट में इसका हाथ बताया जाता है।
यहाँ पे स्वामी नारायण टेम्पल का ब्लास्ट करने के बाद ये वाया दुबई फिर से जाकर के कनाडा में बेस हो गया। कनाडा में पाकिस्तानी आईएसआई का एक बहुत बड़ा बेस था, बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, जहाँ से इसको जो है गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा का जो है चीफ बनवाया गया और वहाँ पे इसको उठा करके रखा गया। अब कनाडा के बारे में आते हैं मूल बात पे। कनाडा में लश्कर खालसा अमर खालिस्तानी का और आईएसआई के माननीय चौधरी साहब और हरमीत सिंह, तीनों के द्वारा दो गैंग्स मेजरली फंड होते हैं, एक धालीवाल गैंग और दूसरा है ग्रेवाल गैंग। इन धालीवाल गैंग और ग्रेवाल गैंग को हवाला के ज़रिए सीआईए, आईएसआई, जर्मनी और लंदन सबसे पैसा मिलता है। जब ये पैसा आता है, जब इनके पास मजबूत पैसा पहुंच रहा है, तो ये दोनों गैंग्स क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक संगठन बनाया, एक फाउंडेशन बनाई, उसका नाम रखा ब्रदर कीपर्स। और ब्रदर कीपर्स के नाम की संस्था ने एक दूसरी संस्था है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, उसको नर्चर करना शुरू किया, उसको पैसे देने शुरू किए। ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जो है, इसकी हेड है अनीता लाल, और अनीता लाल की जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसने फंड करना शुरू किया जो पंजाबी सिंगर्स हैं, सिख सिंगर्स हैं, उनको भारत के खिलाफ अपनी म्यूज़िक और इन सब चीज़ों के ज़रिए लोगों के मन में भ्रम फैलाने के लिए। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो डायस्पोरा है, सिख डायस्पोरा है, उसको भ्रमित करने का काम शुरू किया। वहाँ पे इस तरह का काम करके इन्होंने वहाँ से उगाही शुरू की और भारत के विरुद्ध कनाडा की जो पॉलिटिकल लॉबी है, उसमें लॉबिंग शुरू की। और वहाँ से अनीता लाल के साथ आपने जो है देखेंगे, अनीता लाल को सपोर्ट हासिल है जगमीत सिंह धालीवाल का। जगमीत सिंह धालीवाल उर्फ जिम्मी, जिसको आप कई बार जस्टिन ट्रूडो के साथ भी देखेंगे, ये एक नेता है वहाँ का, हिंदुस्तान के अगेंस्ट जहर घोलने का काम ये करता है। और वहाँ से इस चीज़ का जानकारी 2009 में रॉ को प्राप्त हुई। रॉ ने कहा कि अब हम क्या करेंगे, तो रॉ ने वहाँ से एक एंटी इंडिया जो कैंपेन चलाया जा रहा था, उसके खिलाफ एक एडिटर को, एक बहुत सीनियर एडिटर हैं, उनको नर्चर किया और नर्चर करके वहाँ पे भेजा। वहाँ भेजने के बाद उनका काम ये था कि कैनेडियन जो पत्रकार हैं, कैनेडियन जो पॉलिटिकल हेड्स हैं, वो कैनेडियन नेता हैं, उनको ये बताने का काम किया जाने लगा कि साहब आपकी जो टेरिटरी है, आपकी जो ज़मीन है, उसका प्रयोग भारत के विरोध में किया जा रहा है, आप इसको देखें, ध्यान दें। लेकिन वहाँ पे जैसे कहते हैं कि कई बार डबल एसेट्स क्रिएट होते हैं, तो वहाँ पे चाइनीज़ लॉबिंग भी बहुत मजबूत थी। तो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की लॉबिंग भी वहाँ पे कैनेडियन नेताओं के पास बहुत सारी थी। तो वहाँ पे एक कैनेडियन नेता जो हिंदुस्तानी एडिटर से भी मिलता था और उसने चाइनीज़ काउंटर पार्ट से भी मेल मुलाकात की, उनके बीच में बात ये लीक हो गई। और चाइना चूँकि एक एग्रेशन के लिए जाने जाने वाला कंट्री है, उसको ये समझ में आ गया कि कोई भी एडिटर इस प्रकार से नहीं आएगा। जाहिर सी बात है कि ये रॉ का बैकडअप एडिटर है। और उसने फिर वहाँ से चाइना ने अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किया। उन्होंने कैनेडियन नेताओं के बीच में जो उनका लॉबिंग है, उनका जो इन्फ्लुएंस है, उसको यूज़ किया। और यूज़ करने के बाद वहाँ के एजेंसीज़ के साथ मिल करके, यानी चाइनीज़ और कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने मिल करके देखा कि इसको कौन चला रहा है। तो उनका इल्ज़ाम आया, उन्होंने कहा कि इंडिया की एम्बेसी में, जो कनाडा की एम्बेसी है, वहाँ पे एक इंडियन आईपीएस ऑफिसर ओटावा में पोस्टेड हैं, जिनको अभी आपने सुना कि उनको वहाँ से वापस भेजा गया। उसको ये इल्ज़ाम दिया गया कि ये रॉ के हेड हैं और रॉ के हेड होने के कारण इन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में इनकी सहभागिता है। उसको एलिमिनेट करने में, उस एसेट को एलिमिनेट करने में रॉ का हाथ है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि अब इनकी ये बात खुल पाती, उससे पहले इनकी बात को दुनिया मानती, उससे पहले हरदीप सिंह निज्जर का बेटा स्वयं आ गया सामने और उसने ये बात डिस्क्लोज कर दी एक कैनेडियन न्यूज़ चैनल पे ही कि हरदीप सिंह निज्जर सप्ताह में 1 से 2 दिन हर बार कैनेडियन जांच एजेंसियों से मिलता था। वो उनका एसेट था, वो उनके अगेंस्ट काम करके भारत को खोखला करने की साजिशें रचता था। और ये भी हो सकता है कि कैनेडियन एजेंसीज़ के द्वारा, इस गैंग वॉर के द्वारा
वो कहीं ना कहीं भुक्तभोगी बन गया हो, वो एक प्यादा है। खैर एनीवेज, भारत ने एलिमिनेट किया या कनाडा ने एलिमिनेट किया, बात ये होती है कि क्या हम किसी भी विदेशी धरती पे जो एक्सट्रीमिज्म है, जो आतंकवाद है, इसको प्रमोट करने वालों को अपनी धरती पे रखना चाहेंगे। बहुत बड़ी डिबेट्स इस समय भारत के न्यूज़ चैनल्स पे चल रही हैं कि क्या पाकिस्तान के खोखले होने से भी कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ अकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से मेन लाइन पॉलिटिक्स में पाकिस्तान ने टेररिज्म को दो हिस्सों में बांटा, जिससे उसको इफेक्ट था वो बैड टेररिज्म था, और जिससे उसके दुश्मनों यानी भारत या और को दिक्कत थी तो वहाँ पे वो गुड टेररिज्म था। लेकिन अगर ये गुड और बैड टेररिज्म का भेद कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, तो कल को जब ये लोग फिर मजबूत होंगे और फिर कनाडा को खोखला करेंगे, कनाडा जब सड़क पे आएगा तब आपको पता चलेगा। क्योंकि भारत तो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। आज कनाडा के प्रधानमंत्री स्वयं इस चीज़ को मानने को मजबूर हो गए हैं, और भारत ने उस जगह चूड़ी घुमाई है जहां से कनाडा की फॉरेन पॉलिसी चलती है, यानी कि वॉशिंगटन डीसी। अभी आपने देखा कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने काउंटर पार्ट से मिलने वॉशिंगटन डीसी पहुंचे, और वहां पे पहुंचते ही कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की बातों में किस प्रकार का चेंज आया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जस्टिन ट्रूडो आगे की रणनीति बनाए कि कनाडा क्या भारत के ताप को झेल पाएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, नमो नारायण।